हेलो वेटरन्स, वेल विशर्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बताना चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई संतोषजनक खबर नहीं है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो बेसिक पे थी वो किस प्रकार कम हो गई। साथ में मैंने ये भी कहा था कि 7 CPC में सिपाही एक्स ग्रुप, नायब सूबेदार एक्स ग्रुप, नायब सूबेदार वाई ग्रुप, इनकी पेंशन भी बड़े ही टैक्टिक्स के द्वारा कम कर दी गई। उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, मेरे व्यूअर्स से कुछ कमेंट आए हुए हैं। एक व्यूअर ने बड़ी मार्मिक तरीके से पूछा है, सर ठीक है आप भी बताते हो, दूसरे चैनल्स हैं जो सिविलियंस के वो भी बताते हैं, सैनिक वाले भी बताते हैं, लेकिन इसका उपाय क्या है? क्या कोर्ट है, क्या एजिटेशन है? इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। एक और हमारे व्यूअर हैं, वो जनरली एक फॉल्ट फाइंडिंग मोड में रहते हैं और कमेंट करते हैं। कल हमने जो कैबिनेट सेक्रेटरीज कमेटी थी उसको चंद्रशेखर कमेटी कह दिया था। मैंने कहा, और एक सिविलियंस है जिसका नाम रक्षित खन्ना है, वो भी इसी नाम से पुकारते हैं इसको, तो उनके माध्यम से उन्होंने एक वर्ड यूज किया, हरामखोर। मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये वकील हैं, वकील साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप रक्षित खन्ना को बताता हूँ। पहले मैं रक्षित खन्ना एक वो शख्सियत है, उत्तराखंड का रहने वाला है और पेंशन डिपार्टमेंट में काम करता है। उसको पेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और आपके भूतपूर्व सैनिक अपने PPO भेज कर अपनी पेंशन इसी व्यक्ति से चेक कराते हैं और चेक कराने PPO डाल करके यह व्यक्ति बताता है। और बड़ी शर्म आती है कि एक सिविलियंस को इतना इंटरेस्ट है कि हमारे पेन अलाउंसेज और पेंशन क्या है, लेकिन हम में से ऐसा कोई आदमी नहीं है कोई ये बता सके आकर के कि भाई तुम्हारी पेंशन इतनी बनती है। आप उसको हरामखोर कहें, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों में वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस है। जहाँ तक आप मेरे बारे में कहने की बातें करते हो तो कह सकते हो, लेकिन आपको एक और बात बता दूं मैं, वकील साहब, जहाँ से आपने ट्रेनिंग लेके सर्विस की है वहाँ का मैं हेडमास्टर रहा हूँ, वहाँ मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, और मैंने पता नहीं आप जैसे उस इंस्टीट्यूट से कितने ही क्लरिकल स्टाफ के लोग वहाँ से निकाले हैं और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग भी दी है। अब मैं मुद्दे की बात पर मैं आता हूँ, और बातें मैं बाद में बताऊँगा। और जो मैंने अब तक आपको बताता रहा हूँ उसका असर कल देखने को मिला, और वो चीज़ भी रक्षित खन्ना जी ने बताई थी हमारे पास। उन्होंने अलग प्रकार से बताया और मैं इसको अलग प्रकार से बताऊंगा जब थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा। तो जब रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में OROP पे जवाब दे रहे थे, तो उसके संदर्भ में उत्तराखंड के जो भूतपूर्व सैनिक थे उन्होंने कुछ 11 क्वेश्चन उन पर डाले, और पहला ही प्रश्न यह था उनका, 7 CPC में आने वाले JCOs की 6 CPC में पेंशन कैसे कम हो सकती है। ये क्वेश्चन डाले हैं, उनसे पूछे हैं, इनको मैं बाद में लूँगा, लेकिन पहला ही, यानी कम से कम इतना तो पता चला हमारे वीडियो से लोगों को कि मतलब 6 CPC की जो पेंशन थी वो 7 CPC में JCOs की पेंशन कम हुई है, और उसमें भी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप और सिपाही एक्स ग्रुप, इन दोनों की ही पेंशन कम हुई है जो उस पर नहीं होनी चाहिए थी। और इसके सॉल्यूशन तो बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको उस पर लेता हूं कि पेंशन कैसे कम हुई है। पहले मैंने कल ऑनररी लेफ्टिनेंट का बताया था, और आज मैं आपको JCO वार में एक्स ग्रुप सिपाही और नायब सूबेदार एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का बताता हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको देखें, ये मैं आपके उस पर डाल रहा हूं, और उसके बाद जब आपको ये मिल जाएगा तो आपसे इससे आप अच्छा अंदाज लगा सकते हो। 6वें वेतन आयोग में मिनिमम फिटमेंट टेबल्स एक ऐसा रोल प्ले करते हैं कि यदि उनको बेस मान लिया जाए और उनसे यह देखा जाए कि हमारे 7 CPC में किस प्रकार पे फिक्स किया गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार पे फिक्स किया गया है। हाँ, एक बात का हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वाई ग्रुप की जो बेसिक पे है वो एक्स ग्रुप के बराबर कर दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्स ग्रुप की पे को कम कर दोगे।
या फिर बाई ग्रुप के नायब सूबेदार की ही पे कम कर दोगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है, और यदि ऐसा हुआ है तो इसको सुधारने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हल्का सा टाइम लगता है, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो सिपाही एक्स ग्रुप के थे उनकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी वो थी 12,240, और इनका जब नेट निकाला हमने एमएसपी और पे निकाल करके, फिक्सेशन इन दोनों को निकाल करके आएगा क्योंकि वो अलग से जोड़ेंगे, तो 8,840 आया। और इसको यदि हम 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 सीपी में निकालने के लिए, तो ये बनता है 22,719 या 22,720। यानी एक्स ग्रुप के सिपाही की बेसिक पे 1/1/2016 से 22,720 होनी चाहिए थी, लेकिन ये है 21,700, और इनको 11.31% का नुकसान कर दिया गया। उसके बाद जो नायक की मिनिमम फिटमेंट टेबल के अनुसार जब पे निकाली तो इनको बननी थी 24,287, और इनका जो इनिशियल स्टार्टिंग है वो है 25,500, यानी इनको 7 सीपीसी में 12.83% की वृद्धि की गई, जब सिपाही को 11.31 एक्स की जो सिपाही थे एक्स ग्रुप के उनको कम कर दी गई। उसी प्रकार जो हवलदार थे, क्योंकि मैं एक्स ग्रुप का ऐसे ले रहा हूं कि बाई ग्रुप तो ऊपर ले आए, वो एक्स ग्रुप में लेकर के आ गए, तो एक्स हवलदार एक्स ग्रुप का जो था उसकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल बनती थी बेसिक पे और ग्रेड पे निकाल करके 10,520 थी। इसको 2.57 से गुणा करते हैं तो बनती है 2736, और इनको रखा इन्होंने 29,200 पर, और जब कैलकुलेशन किया इनका तो इनको 20.57% की वृद्धि हुई। नायब सूबेदार इनकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल में थी 18,340, 3400 निकाल के बने 14,940, इनकी बेसिक पे बननी चाहिए थी 38,400, लेकिन यहां इन्होंने नायब सूबेदार को दिया 35,400, सीधा ही 3,000 रुपये का फर्क डाउन कर दिया, और इनकी पेंशन को कम कर दिया गया 20.57%। समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे किया है, ये बड़ा ही कमाल का जादू है। और नायब सूबेदार बाई ग्रुप जिनकी नेट बनती थी मिनिमम फिटमेंट टेबल के अनुसार 14,660, इनकी बनती थी 37,676 7 सीपीसी में, इनको भी वहीं रख दिया गया जो एक्स ग्रुप का नायब सूबेदार था 35,400, और इनको भी नुकसान किया गया। नुकसान इनका आ रहा है 15.5%। इन दोनों को ही नुकसान किया गया, और उसको सूबेदार मेजर और सूबेदार दोनों को, सूबेदार को 4.66% का फायदा हुआ, सूबेदार मेजर को 3.281 का फायदा हुआ। अब क्योंकि हम बाई ग्रुप एक्स ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, सारी पे जो लेकर के चले गए ये उसमें एक्स ग्रुप के हिसाब से किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाई ग्रुप को आप एक्स ग्रुप के बेसिक पे के बराबर लाओ और इनमें से ही कुछ का कम कर दो, यानी जड़ काट दो। ऊपर से एनसीओज में जो ओआर थे उसमें सिपाही की जड़ काट दी, और इधर से जो जेसीओज हैं उसमें नायब सूबेदार की जड़ काट दी। तो ये कहने का मतलब था, यानी हमारी बातें कहीं न कहीं पहुंच रही हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं भूतपूर्व सैनिक उत्तराखंड वालों को कि इन्होंने 11 क्वेश्चनियर बनाए और रक्षा राज्य मंत्री से पूछा कि आप इसका जवाब दें, और कल इसको मैं पूर्ण रूपेण अच्छी तरह के कल मैं बताऊंगा हुआ क्या है। यानी पहला ही क्वेश्चन ये था कि ये कैसे हो सकता है कि 6 सीपीसी में पेंशन ज़्यादा हो और 7 सीपीसी में कम हो जाए जेसीओज की, ये तो एकदम सरासर अन्याय है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ, हाँ एक और कमेंट है, किसी साहब ने डाला है कि 3rd सीपीसी में जो ऑनरेरी कैप्टन की जो पे हुआ करती थी वो थी 1400, और मेजर की जो पे थी वो थी 1350। 4th सीपीसी में वो बताते हैं कि उसको बराबर कर दिया था 3400, और उसके बाद डिग्रेडेशन होता रहा। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी ये चुप्पी, आपकी ये शांति केवल बातों बातों तक रही। यदि इस केस को आप उसी समय उठा लेते तो आज ये समस्या आपको नहीं झेलनी पड़ती। हाँ, आप इसको
अपनी बातों में कह सकते हो कि 3rd CPC में क्या हुआ, 4th CPC में क्या हुआ, और आप कहीं भी नहीं जाओ तो आप सर्कुलर नंबर 542 की मिनिमम फिटमेंट टेबल को उतार लीजिए, और वहाँ एक नियम है कि आपकी पेंशन किसी भी हालत में 50% से कम नहीं होगी। यदि आपकी 6वें वेतन आयोग में जो पेंशन थी 50% से कम नहीं होगी, नियम लागू है, तो ये नियम आगे तक ही लागू रहेगा। और आपका जो फिक्सेशन था 7 CPC में, हर हालत में इनको मिनिमम फिटमेंट टेबल को 2.57 से मल्टीप्लाई करके आपको फायदा देना पड़ेगा, उसी से पेंशन निकालनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोर्ट के उसमें उलझने वाला नहीं है। आपके और हमारे लिए जरूर आपका जो जितने भी ऑनरेरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट हैं, आप आपस में बातचीत करें, आप इसको बात को लेकर के आएँ, और आप इस चीज़ को या तो कोर्ट ले जाएं या सरकार के पास लेकर के जाएं। जहां भी आपका हिसाब किताब बनता है इसको बताइए कि ये एनोमली है और ये कोर्ट में जाने लायक नहीं है, ये सरकार के लेवल पर ही ये ठीक हो सकती है। उसी प्रकार जो न्याय सुधार दोनों ग्रुपों में किया है वो भी ठीक हो सकता है, सिपाही का भी ठीक हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके पत्र दोनों के, एक्स ग्रुप के सिपाही का और एक्स न्याय सुधार और वाई न्याय सुधार के पत्र हमने DSW को लिखे हुए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, होता क्या है कि जब OROP आई थी उस समय OROP का नोटिफिकेशन आने के बाद माननीय श्री पारीकर ने, जो रक्षा मंत्री जी थे, एक सभी एक्स सर्विसमैन की एक मीटिंग बुलाई थी और उसका आर्मी पे सेल ने लीड किया था या अरेंजमेंट किया था। हम भी थे, हम भी उसमें बोले थे। जब मैंने उनके सामने डिटेल रखे तो उसका असर यह हुआ कि आगे आने वाली मीटिंगों में हमें बुलाना ही बंद कर दिया। उनको पता था कि ये डिटेल्स रखेंगे और इनके डिटेल्स के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। और हम आगे चले, जब हम DSW में अपनी समस्या लेकर के गए 501 सर्कुलर और 502 सर्कुलर के बारे में, और उसमें यह था 502 में तो कि जो फैमिली पेंशनर्स थे उनकी पेंशन ज़्यादा थी एनहांस रेट, और पेंशनर्स की कम थी। और दूसरा ये था जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का, जो इन्होंने मिनिमम फिटमेंट टेबल को रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन को ट्रांसफ़र किया था, उसका हमने कहा था ये कैसे हो सकता है। DSW में बात हुई, CW से आदमी बुलाया गया, वो संतुष्ट नहीं कर पाए। उसके बाद ये मतलब हुआ कि जितनी भी रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई हमें बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। उनको पता है कि इनको सारी चीज़ों का पता है और यहाँ पर ये दूसरे प्रकार से कहेंगे, हमें बुला ही नहीं जाता। तो मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि एक तो उपाय ये है इन चीज़ों को करने का, जो जंतर मंतर पर हमारे ही लोग इस जंतर मंतर पर सहयोग कर रहे हैं, वो मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को बताएं कि साहब नॉन इश्यू को लेकर के जो आप बैठे हुए हो, उससे हमारी जो OROP रुकी हुई है, कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी सरकार ने जो हमारी OROP लागू नहीं की है, उसको तो आप छोड़ें और आप इस मुद्दे को लें जिसका ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का और कैप्टन का, आप न्याय सुधारों को लें कि उनकी पेंशन कम हो गई है, एक्स के सिपाही की लें कम हो गई है, और मिनिमम फिटमेंट टेबल से कम नहीं हो सकती किसी हालत में, लेकिन ये बड़ी चालाकी से कम कर दी गई है। अब मैं इसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा। ये जो पैसा बचाया वो कहाँ गया? एक व्यूअर ने पूछा था, हमारे 2.57 और उनके 2.67 और 2.81, ये पैसा जो बचा ये कहाँ गया? ये पेंशन जो कम की ये कहाँ गया? इसका मतलब ये हुआ सरकार ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं दिया, सरकार ने हमारा ही काट कर और 2.67 और 2.81 की जो भरपाई की है वो हमारे पे और पेंशन को काट करके की है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं दिया है। और ये बहुत ही गड़बड़ झाला वाला मामला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कल मैं आपको बताऊंगा जो 11 पॉइंट जो उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों ने और श्रीमान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट साहब को भेजे हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और वो क्या क्या पॉइंट हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि लगता है उन पॉइंटों में हमारा असर पड़ा है और वो लेकर के आ रहे हैं। और आज जो मैंने बातें कही हैं, शायद ये बात को भी अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद उनको पता चलेगा कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ हुई है। थैंक यू, धन्यवाद।